का ज़रूर, ताकि आप लोगों की भी जो राय और इस कहानी के बारे में पूरी जो एक फैसला होता है निकल कर आता है, वो हम सब शेयर करेंगे। साल भर पहले मार्च 2021 की बात है। आगरा सेंट्रल जेल सुर्खियों में आया था और उसकी वजह यह थी कि एक शख्स 20 साल तक इस जेल में बंद रहा। उस शख्स का नाम था विष्णु तिवारी। 20 साल तक जेल में रहने के बाद अचानक इलाहाबाद हाई कोर्ट की नजर पड़ती है, कुछ लोग वहां जाते हैं और उसके बाद उसका केस सामने रखते हैं, तो अदालत भी हैरान कि शख्स 20 साल तक जेल में रहा क्यों, किसने रखा। अब वो सिस्टम का ही हिस्सा था, लेकिन खैर 20 साल के बाद अदालत ने कहा कि अब बिना देरी किए हुए इस शख्स को बाहर निकालो और इसे रिहा कर दो। 20 लंबे सालों के बाद मार्च 2021 में विष्णु तिवारी आगरा सेंट्रल जेल से रिहा हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर कई शोज भी किए, वारदात भी बनाए, आपको कहानी भी सुनाई, फिर उसके बाद आगे की जिंदगी कैसे होगी, क्या हो गया, बहुत सारे सवाल भी पूछे। साल बीत गया 2022 और ये जुलाई का महीना, और सिर्फ 2-3 दिन पुरानी बात, फिर एक हादसा होता है और उसी की वजह से मैं कह रहा हूं कि हाय रे किस्मत विष्णु तिवारी की। पहली बार 20 साल तक जेल बिना किसी जुर्म के काटी, एक पूरी जवानी एक तरह से जेल के अंदर गुजार दी। और अब जवानी और उम्र दराज होने की दहलीज पर जब वो बाहर आया, तो फिर उसके साथ एक ऐसा खेल हुआ कि अजीब ही लगता है सुनकर और सोचकर। तो ये क्या खेल है और ये पूरी कहानी क्या है, अब आपके सामने सिलसिलावार रखता हूं। पहले साल भर पहले जो वादा किया था कि आपको कहानी बहुत सारे लोगों ने अपने से नहीं सुनी होगी। विष्णु तिवारी नाम का एक नौजवान ललितपुर में रहा करता था। 4 भाई थे, माँ बाप थे, खेती बाड़ी थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर अच्छे से चल रहा था, अच्छे लोग थे। लेकिन इसी दौरान 2020 में अचानक एक उसी गांव की महिला पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाती है। 16 सितंबर सन 2000 की तारीख थी, 16 सितंबर 2000, ललितपुर यूपी में, लखनऊ के पास। तो वहां की एक महिला एक पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि विष्णु तिवारी ने मेरा बलात्कार किया। और वो जो महिला थी वो SC ST थी। तो अब पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद विष्णु तिवारी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद सीधे कोर्ट में पेश करती है। लोअर कोर्ट अपना फैसला सुना देती है और विष्णु तिवारी को रेप के लिए 10 साल और SC ST एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुना देती है। अब इसके बाद विष्णु को आगरा जेल भेज दिया जाता है। आगरा जेल में वो रहता है, पढ़ा लिखा था नहीं, कोई वकील भी नहीं, उसको अपने केस के बारे में भी जानकारी नहीं, उसे ये भी पता नहीं चार्जशीट क्या होती है, दलील क्या होती है, अदालत क्या। अब वो बेचारा वहां रहा। अब उसके जेल जाने के बाद उसके पिता सदमे में आ गए, उनको लकवा मार गया, उनकी मौत हो गई। एक भाई, बड़ा भाई, उसे भी सदमा लगा कि परिवार पे एक ऐसा कलंक लगा कि एक भाई ने बलात्कार किया है। उस बेचारे को दिल का दौरा पड़ा, वो भी मर गए। कुछ दिन के बाद माँ इस सदमे में बीमार थी, माँ की भी मौत हो गई। कुछ वक्त बीता, छोटा भाई जो था वो भी इसी सब परेशानियों में चल बसा। तो 2 भाई और माँ बाप, 4 लोगों को विष्णु तिवारी ने खो दिया। अब यहाँ कमाल देखिए, कमाल क्या कहें इसे, मतलब हमारी कानून व्यवस्था, अदालतों का हाल देखिए। घर में 4 मौत हुई, विष्णु तिवारी जेल में है। एक बार भी अपने घर के किसी सदस्य को उनकी अर्थियों को कांधा देने के लिए, मुख अग्नि देने के लिए वो जेल से बाहर उसको नहीं भेजा गया, उसको पेरोल नहीं मिला, उसको जमानत नहीं दी गई। जबकि खबर जेल तक आई कि पहले तुम्हारे पिता की मौत हो गई, बाहर नहीं निकाला, माँ की मौत हो गई, नहीं निकला, भाई की मौत हो गई, छोटे भाई की मौत हो गई, नहीं निकला। और यहाँ ऐसे हजारों केस है, बल्कि मैं तो कितनी आपको सुना चुका हूं कि यही चीज बड़े लोगों के साथ होता है। हल्की सी बीमारी आ गई किसी के माँ बाप को, बड़ा है, अच्छे परिवार का है, ये लो पेरोल, जाओ 15 दिन 20 दिन बाहर रहो। तो बड़े बड़े लोगों के किस्से भरे पड़े, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सभी नाम जानते होंगे। अभी हाल में लेटेस्ट, बल्कि मैं कहूँ आपके राम रहीम पेरोल पे थे बाहर, पूरे कारवां के साथ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था चल रही है, पेरोल पे बाहर है, फिर उसके बाद वापस गए। ऐसे नहीं मालूम कितने लोग हैं। तो अब एक तरफ ये आम भारतीय विष्णु है, गरीब, जिसे सब कुछ जानकारी भी नहीं, कानून की भी समझ नहीं, लेकिन घर में 4 मौत, कभी इसको कांधा देने तक के लिए मानवीय आधार पर जमानत नहीं मिली, पेरोल नहीं मिला, ये जेल में ही पड़ा रहा। घर में 4 मौत हो गई, 20 लंबे साल गुजर गए। इस दौरान में किसी की नजर पड़ी, एक आगरा जेल के ही शरीफ जेलर आए, कोई इंसान को शायद वो समझते थे,
उनके अंदर भी एक मानवीय पहलू था। तो कैदियों के बारे में सारी जानकारी लेते लेते उन्हें पता चला कि एक विष्णु तिवारी नाम का भी कैदी है। उन्होंने उसकी फाइल मंगाई तो एक तो आधी कहानी गायब फाइल में। पता चला कि 2000 में एक महिला का रेप का इल्ज़ाम था, 10 साल की उसमें सज़ा हुई, SC/ST एक्ट में उम्र कैद, और ये यहाँ पड़ा हुआ है। और अभी लोअर कोर्ट का फैसला है, 20 साल हो गए, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी कि हाईकोर्ट का फैसला आना नहीं है। अब सोचिए कि 20 साल, 4 साल तो चलिए लोअर कोर्ट का फैसला है, 16 साल बिना मुकदमे के वो अब जेल में है। उन जेलर साहब ने उसके केस की फाइल वाइल निकलवाई, फिर किसी को बताया, फिर किसी को वकील सामने आया, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नज़र पड़ी, कोर्ट हैरान कि ये क्या तमाशा है। एक शख्स है जिसके ऊपर एक तो आधा अधूरा, जब पूरी केस स्टडी की गई तो अब वहां से कहानी शुरू हुई। पता चला कि 16 सितंबर 2000 को जब विष्णु तिवारी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया तो उस गांव की एक महिला ने इल्ज़ाम लगाया था। जब पुलिस की पूरी डायरी वायरी निकली तो पता चला कि 16 सितंबर को उसने ये रिपोर्ट थाने में लिखाई, लेकिन इंसिडेंट जो बताया वो बताया 13 सितंबर का, 3 दिन पहले का। इल्जाम यह था कि 13 सितंबर को विष्णु तिवारी ने दोपहर के 2 बजे वो खेत जा रही थी, अकेला पाकर उसको पकड़ा और उसके साथ जबरदस्ती की। 13 सितंबर को। अब उसके बाद उसमें है कि 14 सितंबर को उसने अपने ये बात ससुर को बताई, पति को भी नहीं बता रही है। ससुर ने सुना 14 को, वो भी खामोश, 15 भी बीत गया। 16 तारीख को अब ये महिला खुद थाने जाती है और विष्णु तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा देती है। कोई और नहीं है, न ससुर है न पति है, महिला अकेले गई। 3 दिन पहले बलात्कार हुआ, 2 दिन पहले ससुर को बताया, पति को बताया नहीं, और 3 दिन बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने भी आनन फानन में महिला की रिपोर्ट के आधार पर रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया विष्णु तिवारी को। और उस महिला ने अपने पूरे FIR में कहीं नहीं लिखा कि उसने उसकी जाति को लेकर कोई गाली गलौज की या उसको बुरा भला कहा। SC/ST एक्ट, जाति सूचक बयान देना, किसी के बारे में अपशब्द बोलना किसी जाति को लेकर, तब ये धारा लगती है। यहाँ पे उस महिला के बयान में कहीं है ही नहीं इस बात का जिक्र। उसके बावजूद पुलिस ने अपनी तरफ से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल की धारा लगा दी, SC/ST एक्ट। और इसके बाद वो मामला आनन फानन में उन्होंने चार्जशीट भी तैयार कर ली, कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट ने भी कुछ नहीं पूछा। अब रेप हुआ, मेडिकल हुआ। कमाल ये देखिए कि उस मेडिकल में रेप का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, पुष्टि ही नहीं थी, कंफर्म ही नहीं हुआ किसके साथ रेप हुआ। जब ये इंसिडेंट हुआ 16 सितंबर को, वो महिला प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, लेकिन उसके शरीर पे कहीं कोई चोट के निशान नहीं आए। अगर सामने वाला जबरदस्ती कर रहा तो कहीं ना कहीं खरोच या कोई और चीज होंगी। पूरे शरीर पे कहीं पे भी मेडिकल रिपोर्ट में उसके इंजरी मार्क, चोट के निशान, खरोच कुछ भी नहीं था। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल पुलिस ने अपने आप किया, महिला ने तो रिपोर्ट में लिखा तक नहीं था। इन सारी चीजों को कोर्ट ने भी नजरअंदाज कर दिया और लोअर कोर्ट ने एक चलता ही मुकदमा समझते हुए सीधे सीधे सजा सुना दी कि 10 साल रेप के लिए उम्र कैद, SC/ST एक्ट में, और इसको जेल भेज दो। अब ये विष्णु तिवारी जेल पहुंच गया। इधर माँ बाप पे सितम, क्योंकि गरीब थे लेकिन इज्जतदार लोग थे, समाज में उनकी एक रिस्पेक्ट थी। उनका ये था कि उनके घर के बच्चे के ऊपर एक कलंक लगा, एक बलात्कार का, तो वो सदमे में थे। जबकि असली कहानी जो बाद में निकल कर आई वो ये कि विष्णु तिवारी के परिवार, भाई और पिता, और ये जिस महिला ने इल्जाम लगाया था रेप का, उस परिवार के बीच में गाय बांधने को लेकर और गाय के चारे को लेकर झगड़ा हुआ था, और पहले भी हुआ था। और उसी झगड़े का बदला लेने के लिए उस महिला के परिवार ने ये साजिश रची और विष्णु तिवारी को एक झूठे रेप में फंसा दिया। ये जब बाद में सारी चीजें निकल कर आई तब ये पता चला। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से कोई नई चीज नहीं सामने पेश की। लोअर कोर्ट ने सुना दिया, पुलिस ने कहा हमारा काम खत्म। अब वो हाई कोर्ट में कोई सरकारी वकील मिल गया, उसने डाल दिया, उसे भी क्या इंटरेस्ट, पैसे मिलने नहीं है। विष्णु तिवारी को भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उधर घर में पहाड़ टूट रहा है गम का, 4 मौत हो चुकी है, वो अपना खामोशी से आगरा जेल में पड़ा रहा। वो तो एक जेलर की नजर पड़ी उसके केस पे, फिर ये सारी चीजें आई। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। अब हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट ने मार्च 2021 में कहा कि ये क्या तमाशा है, ये सारी चीजें पुलिस ने गलत की थी, इसमें कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है जिसके लिए इसको सजा मिलनी चाहिए, और ये इंसाफ के साथ जुल्म होगा अगर ये एक दिन भी और इस जेल में बंद रहता है और इसे फौरन रिहा किया जाए। उसके बाद वो रिहा होता है, उसको जेलर और बाकी लोग कुछ पैसे देते हैं, फिर उसको वहाँ आगरा से ट्रेन में बिठाया जाता है, फिर वो ललितपुर पहुँचता है, फिर हमारी टीम भी पहुँचती है, फिर कई ऐसे सोशल वर्कर आते हैं, कई संगठन आते हैं, NGO, जो उसकी मदद करते हैं, उसे पैसे देते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी फिर से जी सके। सरकार मदद नहीं करती लेकिन लोग करते हैं, और ठीक ठाक अब उसके बाद अपने पैर पे वो खड़ा होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब विष्णु तिवारी 20 साल तक जेल में रहने के बाद गलत रास्ते पर अब भी नहीं गया, भटका नहीं। एक शरीफ इंसान के तौर पर उसी गांव में फिर से अपने पैर जमीन पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उन 20 साल की कड़वी यादों को भुलाकर एक नया जिंदगी शुरू करना चाहता है और कर रहा है। साल भर बीत जाता है। 20 जुलाई के आसपास उसी के गांव में उसका एक जानकार रिलेटिव वो उसे कहता है कि अब तेरी जिंदगी देख, माँ बाप तो रहे नहीं, 2 भाई भी नहीं है, अब तुम ही 2 भाई हो,
तो अब जिंदगी अभी भी पड़ी हुई है, तो शादी वादी करके घर बसा लो। तो इसने कहा ठीक है, अगर कोई, एक तो तोहमत भी लगा हुआ था उसके ऊपर, फिर भी हुआ कि चलो शादी के लिए ढूंढते हैं। तो उस रिश्तेदार ने एक लड़की का पता बताया। उसने कहा कि एक लड़की है और ये घर वाले हैं, इनसे तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब उसके बाद पता चला कि जो वो लड़की है वो राज्य मध्य प्रदेश के सागर जिले की लड़की है, उसका नाम है राजकुमारी। तो एक रिश्तेदार के जरिए लड़की देखने की रस्म शुरू की गई। उसके बाद एक मंदिर में लड़की आई, उसके माँ बाप आए, पंडित थे। पहले इसने फोटो देखा, रिश्तेदार ने इसको फोटो दिखाया, विष्णु ने फोटो देखकर पसंद कर लिया। उसके बाद अब रिश्ते की बात चली, मंदिर में सब कुछ तय हुआ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कई जगह पे रिवाज भी है कि देखो लड़की को शादी का खर्चा भी तुमको देना पड़ेगा, तो खर्चा जो आएगा तो करीब 1 लाख रुपए। लोगों ने बहुत मदद की, विष्णु ने भी अपनी मेहनत की और इसने ठीक ठाक पैसे भी जोड़ लिए थे पिछले 1 सालों में। इसने कहा ठीक है, घर तो बसाना है, तो 1 लाख रुपए ये लड़की के घर वालों को देने को तैयार हो गया। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसी जगह है, ऐसे इलाके हैं, ऐसी रस्में हैं जहाँ लड़की वालों को आपको पैसे देने पड़ते हैं, वरना ज़्यादातर तो दहेज की बीमारी है कि लड़के ही लेते हैं, लालची दूल्हे। तो खैर 1 लाख रुपए इसने दे दिए। उसके बाद 22 जुलाई को एक मंदिर में धार्मिक रीति रिवाज के साथ विष्णु तिवारी की शादी हुई। लड़की के माँ बाप, पंडित सभी कोई थे। शादी के बाद अब अपनी दुल्हन को लेकर अपने इसी ललितपुर के गांव में पहुंच जाता है विष्णु। गांव आने के बाद रात दोनों वहीं रहते हैं साथ। अगले दिन सुबह ये कुछ बाकी पैसे देने थे विष्णु तिवारी को, तो कहता है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे पंडित और उनको पिताजी से मिलना, उनको देना है। तो दुल्हन ने कहा कि आप जा रहे हैं तो मुझे भी आप ले चलिए। उसने कहा चलो। अब दोनों घर से निकलते हैं। जिस जगह पे इन्हें मिलना था वहां पहुंचते, थोड़ी देर तक बैठते, आगे गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दुल्हन जो है, जो अभी सिर्फ 1 रात की दुल्हन है, विष्णु से कहती है कि मुझे प्यास लगी है, पानी का बोतल ले लीजिए। वो कहता है मैं लेकर आता हूँ। वो पानी का बोतल लेने जाता है, वापस आता है जिस जगह दुल्हन को बिठा कर गया था। दुल्हन गायब, परेशान अभी, ढूंढता है चारों तरफ, नहीं मिलती है। अब ये लड़की के बाप के जहां पे मिला था वहां जाता है, उस पंडित से मिलता है, सारे गायब। अब विष्णु परेशान। इसके बाद जिसने शादी की, जिनके जरिए शादी हुई, जितनी उसको जानकारी थी अपनी दुल्हन अपने ससुराल के बारे में, उसने उन सब जगह पे दौड़ना भागना शुरू किया, कहीं कोई सुराग नहीं। इसके बाद धीरे धीरे इसी जानकारी के दौरान उसे पता चला कि दरअसल वो लुटेरी दुल्हन का शिकार हो गया है। जिन लोगों ने उसकी शादी कराई, जिस राजकुमारी से, जिसका नाम राजकुमारी था, जो सागर जिले की थी, एमपी की, वो असल में दुल्हन नहीं थी, न उसे जरूरत थी शादी करने की, बल्कि उसका पेशा था। और फिर जब वो वापस बदहवास घर आया तो देखा कि 50,000 रुपए जो घर में उसने और जो रखे थे, 1 लाख रुपए जो दिया वो अलग, वो भी गायब, जेवर भी गायब। इससे पहले शादी के लिए उसने अपने होने वाली दुल्हन के लिए साड़ी, जेवर, मेकअप के सामान सब बड़ी चाहत से खरीदे। और शादी के अगले ही दिन 24 घंटे से ही पहले लुटेरी दुल्हन उसको चूना लगाकर निकल गई। अब इस वक्त विष्णु ललितपुर में अपने घर में है, बट उसने सोचा कि इस बार वो छोड़ेगा नहीं और पुलिस में जाकर ऐसे लोगों का भांडा फोड़ेगा। अब पुलिस में उसने रिपोर्ट तो लिखा दी। अब पुलिस उस लुटेरी दुल्हन, उसके परिवार को ढूंढ रही, शायद कभी ना कभी मिल भी जाएगा, शायद विष्णु के पैसे भी मिल जाएगा। लेकिन किस्मत का खेल यही जो मैंने शुरू में कहा कि देखिए, एक शख्स बिना कसूर के, बिना किसी जुर्म के 20 लंबे सालों तक जेल में रहा। 20 साल के बाद वो बाहर आता है, पैसे जमा करता है, मेहनत करता है, कमाता है। फिर उसकी हसरत है कि उसकी शादी हो जाए, घर बच जाए। उसका शादी करता है और एक रात में ही दुल्हन भाग जाती है। तो पता नहीं कभी कभी ऊपर वाला ऐसे ऐसे किस्मत का खेल क्यों दिखाता है। अब ये तो कहानी का एक पार्ट है। अब दूसरा, लुटेरी दुल्हन क्या, अपने देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, स्टेट है, जहां पे एक पूरा गैंग ऑपरेट करता है और इसका नाम हम मीडिया के जरिए ही पढ़ा है, वो लुटेरी दुल्हन। मैंने इस पे बहुत सारे शोज किए हैं, खासतौर पर एमपी के, राजस्थान के, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जगहों पे। अब ये लुटेरी दुल्हन क्यों, कोई दुल्हन को देकर शादी, पैसे देकर शादी करे, ये सारी चीजें क्यों है, तो इसके पीछे ये कि बहुत सारी ऐसी वजह होती है कई बार कि लोगों की शादियां नहीं होती। खासतौर पर जैसे पुरुष हैं, उम्र बढ़ गई, वक्त पे शादी नहीं हुई, उम्र निकल रही है, तो कोई अपनी लड़की देता नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो यार कहीं ऐसी जगह पे कोई, जो दलाल बीच में होते हैं, मैरिज शादी कराने वाले, उनको पकड़ते हैं। तो कहते हैं हाँ लड़की तो है पर पैसे देने पड़ेंगे। तो कई जगह पे ये प्रथा, ये एक रस्म चल पड़ी है, तो भैया पैसे भी दो, फिर लड़की लो, शादी करो। तो ये एक पूरा फिर बाद में गैंग काम करने लगा। वो खासतौर पर अपने दलाल और बाकी लोगों के जरिए पहले ये पता करते हैं कहाँ कहाँ पे ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो शादी की, जिनको ज़रूरत है, उम्र हो चुकी है। फिर वो जाल फेंकते हैं
किसी बिचौलिए, किसी दलाल के जरिए पता करवा करके इसको शादी की हसरत है, इसको शादी करनी है। फिर वो एक लड़की का इंतजाम करते हैं जो उनके गैंग में होती है। फिर नकली माँ बाप बनते हैं, भाई बनते हैं, नकली पंडित होता है। फिर उसके बाद सारी बातचीत होती है। कई बार अब ये व्हाट्सएप से भी ऑपरेट करते हैं। फिर उसका सारे रिश्ते की बात होती है, लेन देन की बात होती है। फिर बाकायदा शादी होती है, 7 फेरे होते हैं। लेकिन दुल्हन के वो एक साफ हुक्म होता है कि तेरे पास सिर्फ 1 रात और 24 घंटे हैं वहां से भागने की। सपोज आज रात शादी हुई है, आज अगर, तो बस रात भर ही दूल्हे के साथ है, अगले दिन उसे रफू चक्कर होना ही होना है, सारे सामान के साथ, पैसों के साथ, जेवर के साथ। अब इसमें दूसरी मुश्किल, जितने भी पुलिस है, पुलिस वालों का कहना है कि उन्हें दिक्कत ये आती है, ऐसे गैंग ऑपरेट तो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, लेकिन पकड़ने में इन्हें क्यों मुश्किल आती है, उसकी एक वजह है। जितने भी दूल्हे हैं जो ऐसे लुटते हैं, लुटेरी दुल्हन के हाथों शिकार होते हैं, उनमें से 90% से ज्यादा पुलिस के पास जाते ही नहीं है कंप्लेंट कराने के लिए, क्योंकि उन्हें शर्म महसूस होती है। उन्हें लगता है कि एक तो शादी के नाम पे ठग गए, मेरी दुल्हन भाग गई, लूट के भाग गई, अब मैं बताऊं दोस्त यार रिश्तेदार क्या करेंगे, हंसेंगे मुझ पर उल्टे। तो इन बातों को वो पचा लेते हैं कि चलो हटाओ, थोड़े से पैसे ही तो गए, बेवकूफ़ी तो बना, कम से कम ये बात किसी को पता ना चले कि हम ठगे गए हैं। तो पुलिस का कहना है कि इसी वजह से लोग सामने नहीं आते और ये गैंग बड़े खुले तौर पर अपने इस ऑपरेशन को अंजाम देता रहता है। ऐसे कई लड़कियां पकड़ाई हैं जिन्होंने 30-30 शादियां कर ली इस लुटेरी दुल्हन के नाम पर। रात भर रही, गहने पे हाथ मारा, पैसों पे हाथ मारा, निकल गए। और ये लोग अपना इलाका बदलते रहते हैं, कभी भी एक जगह पे टिक के नहीं रहते, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टिकेंगे तो फिर कई दूल्हे इनके पीछे पड़ जाएंगे जो इनके साथ आए हुए हमारे। तो ये अपना ठिकाना, इलाका सब बदलते रहते हैं। तो ऐसी एक लुटेरी दुल्हन का शिकार विष्णु तिवारी हुआ। पर मेरी दुआ यही है कि वो फ्रॉड दुल्हन जरूर पकड़ी जाए और विष्णु की जो मेहनत के पैसे हैं वो उसे वापस आए। और ये भी दुआ है कि उसने इतना कुछ इस दुनिया में एक ही जन्म में देख लिया कि ऊपर वाला उसे वाकई एक अच्छी शरीफ दुल्हन दे जिसके सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी काट सके। तो कहानी तो इतना ही, लेकिन आज अपने